हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एनएलएम पढ़ाने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर जो बात करें, जो काइनेमेटिक्स होता है, उसमें हम स्टेट, बॉडी के स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि रेस्ट और मोशन होता है। यहां पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये मोशन क्यों और किसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉज के बारे में हम लोग को पढ़ना है और चैप्टर का नाम है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बात किससे। हम लोग की बात स्टार्ट होगी यहाँ पे फोर्स से। फोर्स क्या होता है, फोर्स, इसकी बात हम लोग को करनी है। फोर्स, ठीक। तो फोर्स क्या है, फोर्स को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट की, और उन साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने क्या कहा था? एरिस्टोटल जी ने कहा कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है और इस बॉडी पे क्या करना है कि इस पे हमें कॉन्टिन्यूअस इसको मोशन में रखना है, तो कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की। अगर इसके मोशन को हमें कंटिन्यू करना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फोर्स की। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगातार काम करता रहे तो वो बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहती है। तो फोर्स आखिर हुआ क्या, फिर यहां पे बात आई ये फोर्स क्या है। तो फोर्स हो गया हमारे पास एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज। क्या हुआ? फोर्स क्या हो गया हमारा? ये है एक तरह का एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज, और ये कॉज का काम क्या है? ये एक्सटर्नल कॉज बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक, ये जो होगा कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसको चेंज कर सकता है। और कैन ट्राई टू चेंज। अब अगर हमें किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजेस करना हो तो हम एक्सटर्नल कॉज क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ये कोई बॉक्स रखा है और इस बॉक्स को अगर हमें अपनी जगह से क्या इसको इधर उधर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको पुश कर दें या फिर हम इसको क्या कर लें, पुल कर दें। तो पुश या पुल इनमें से कुछ करें तो ये बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन से चली जाएगी। यानी फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? फोर्स की डेफिनेशन हो गई इट इज आइदर पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। यानी ये पुश और पुल, पुश और पुल जो बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, जो बॉडी के स्टेट मतलब रेस्ट या फिर मोशन, इनमें से किसी एक को चेंज कर दे, ऐसी स्थिति को चेंज कर दे या कोशिश करे, यही कहलाता है हमारा क्या? फोर्स। तो फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या हो गया बेटा? फोर्स हो गया या तो एक तरह का ये पुश है या फिर क्या है हमारे पास? पुल। अब हम यहां पे बात करें यूनिट ऑफ फोर्स। किसकी बात हम करने जा रहे हैं? यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट एक फॉर्मूला आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू ma, यहां से ला सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी SI यूनिट कहलाती है, SI यूनिट। ठीक, या फिर
इसी को अगर हम सीजीएस में लिखना चाहें तो सीजीएस में ये यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ये वाली वैल्यू है ना, ये जो हमारे पास ये है, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। यहां पे ये जो ये वैल्यू है, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं डाइन। तो इसकी एक और न्यूटन जो यूनिट हो गई, ये हो गई हमारे पास न्यूटन, और ये कहलाता है हमारे पास डाइन। ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इनमें एक रिलेशन होता है, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये इतना होता है। ठीक, और इसकी अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट आपने सुना होगा केजीएफ। केजीएफ मूवी वाला नहीं, ये है किलोग्राम फोर्स वाला, तो ध्यान रखना किलोग्राम फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं किलोग्राम वेट। ठीक, ये तो एसआई की तरह, सीजीएस में भी हम इसको लिख सकते हैं ग्राम फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राम वेट। ठीक, इसका कन्वर्जन क्या है, जो हमारे पास 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक, जो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 kgf ये बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। इसी तरह से 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो होता है बेटा 980 डाइन के। ठीक, तो ये हमारे पास फोर्स की यूनिट हो गई और ये इनका कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझेंगे बेटा, क्या एक चीज समझेंगे इसमें, एक चीज हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं इस फोर्स की, तो फोर्स हमारी कैसी यूनिट है, फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो यानी यहां पे हम वेक्टर एडिशन लॉ को भी हमें देखना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लॉ को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है, यहां पे बेसिक सी बात अगर हम लोग देखें तो पहली बात, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इस पे काम करने वाला जो नेट फोर्स होगा, ठीक, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो F1 प्लस F2 लगा देंगे। अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, मान लो एक फोर्स हमारा इधर काम कर रहा, दूसरा फोर्स इधर काम कर रहा, तो इस केस में जो F नेट होगा वो हम क्या करेंगे, F1 डिफरेंस F2, दोनों में से कोई बड़ा से छोटे को माइनस कर दो, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो फोर्स उसी की डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। अगर हमारे पास फोर्स, अगर ये परपेंडिकुलर काम कर रहा हो, इधर F1 हो इधर F2 हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसके F नेट की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास ये फोर्स दो काम कर रहे हो और दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा हो, तो फिर F नेट हमको निकालना हो तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई फोर्स के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसे अगर हम इसी में एक एग्जाम्पल की बात कर लें कि अगर बेटा हमारे पास इधर की तरफ 5 न्यूटन काम कर रहा और इधर की तरफ भी 5 न्यूटन काम कर रहा, तो बताओ इसका F नेट कितना रहा होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका जब हम F नेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पीछे देखा था फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ 25 50 हो जाएगा, जिसको हम 5√2 न्यूटन बोल सकते हैं।
ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर हमारे पास एक फोर्स इधर काम कर रहा हो, ये F1 बराबर 5 न्यूटन और ये F2 बराबर यहाँ पे हमारे पास ये हो, ये भी 5 न्यूटन, लेकिन अब इनके बीच का एंगल जो है ना, वो एंगल सपोज 120 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा एफ नेट? एफ नेट बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे देखो cos 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? ये होगा 25 प्लस ये हो गया 25 और माइनस 5 5 25 मल्टीप्लाई होके, तो ओवरऑल अंडर रूट ऑफ 25 यानी एफ नेट हमारे पास 5 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे वेक्टर एडिशन लॉ लगा रहा हूं, क्योंकि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, फिर एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास ये फोर्स की बात कर रहे हैं इधर से 10 न्यूटन का और इधर से लग रहा हो केवल 2 न्यूटन का, अब इसका एफ नेट अगर हम निकालेंगे तो एफ नेट हमारे पास क्या होगा? 10-2 यानी सिंपली 8 न्यूटन होगा। तो आप ये समझ पा रहे होगे कि एनएलएम में आने वाले क्वेश्चन में अगर मेरे को फोर्स की जरूरत पड़ेगी और एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो तो इनका हमें वेक्टर तरीके से इसका नेट फोर्स निकालना होगा। क्लियर हो गई होगी बात? तो ये तो बात रही। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कैन चेंज शेप और साइज, शेप और साइज, ये बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक, ये हमें रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से क्या हो सकता है? बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। ये चेंज कर सकता है क्या? चेंज इन डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये कई सारे पॉइंट हैं जो कि हमारे बॉडी इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं, जो जिस यानी फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दोनों में हम लोग अंतर देखें। बैलेंस फोर्स क्या होगा? बैलेंस फोर्स की बात करें तो बैलेंस फोर्स क्या होता है समझना। बैलेंस फोर्स की बात करें तो बेटा बैलेंस फोर्स क्या होगा? बैलेंस फोर्स अगर हम इधर लेते हैं बैलेंस, ठीक, तो बैलेंस्ड में हमारे पास क्या होगा? बैलेंस की बात करेंगे तो पहली बात कि नेट फोर्स एफ नेट ऑन बॉडी, एफ नेट ऑन बॉडी इज जीरो, यानी अगर कोई बॉडी हो इस पे कई सारे फोर्स हमारे काम कर रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन से कई सारे फोर्स काम कर रहे हो, तो इनका अगर नेट सम 0 होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बॉडी पे काम करने वाला जो फोर्स है वो एक तरह का बैलेंस फोर्स है। अब बैलेंस फोर्स होगा तो क्या क्या हो सकता है? बैलेंस फोर्स की वजह से कैन चेंज शेप और साइज, ये बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता। हाँ, क्या नहीं कर सकता ये समझिए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर बॉडी के ऊपर काम करने वाला नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो इसकी स्टेट अगर हम कहें तो स्टेट बॉडी की वो हमेशा मेंटेन रहेगी अगर बैलेंस फोर्स काम कर। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा कि एफ नेट बॉडी पे कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं,
लेकिन उनका नेट या हम कहें रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। बॉडी का स्टेट क्या हो सकता है, इससे हम बॉडी के स्टेट को ये चेंज कर सकता है। तो बॉडी के स्टेट को चेंज करना, आप खुद ही समझो ना कि अगर आप यहां पे हो, ठीक, अगर आपको चलना है तो किसी भी एक तरफ आप अपने पैर बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या, पहले से आपके ऊपर काम करने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम जीरो होगा। किसी एक तरफ आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो तो उसी डायरेक्शन में आप चल देते हो। यानी जिस डायरेक्शन, मान लो इधर हमने फोर्स क्या, इधर का फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया तो हमारा मोशन भी इसी डायरेक्शन में होना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सकता है, जैसा कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और हमें क्या होगा, कैन चेंज बॉडी कैन चेंज शेप और साइज। ये बॉडी के शेप या साइज को चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये बेसिक सी बात हो गई हमारे फोर्स के बारे में, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। टाइम टू टाइम हम इसके और सारे क्वालिटी और अलग अलग तरह से इसको देखेंगे। अब इसके बाद बात आती है बेटा, बात आती है इनर्शिया की। क्या होता है इनर्शिया? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो इस प्रॉपर्टी से करता क्या है, कोई क्या है, दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक, बाय वर्च्यू ऑफ इट, क्या करता है, इट मेंटेन, बाय वर्च्यू ऑफ इट बॉडी मेंटेन its original state। यानी एक बॉडी के अंदर का एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, तो हम सिंपल बात बताएं कि बेटा अगर आपके चेयर पे बुक्स का बंडल रखा हो, अगर उस बंडल को मैं एक जगह से दूसरे जगह पे उठा के रखना चाहता हूं तो क्या होगा कि मेरे को कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। वो बंडल अगर बहुत बड़ा हो तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, वो जाना नहीं चाह रहा, अपने स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा। तो उसके अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उस पे, वो मेरे लगाए गए फोर्स का विरोध कर रहा, उसको अपोज कर रहा। तो उसके अंदर से आने वाली जो अपोज करने की टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। यही कहलाता है क्या, हमारा इनर्शिया। बेटा फर्स्ट लॉ तक जितनी भी बातें ना बहुत थियोरेटिकली है, उसके बाद जब हम सेकेंड लॉ में एंट्री मारेंगे तो वहां से न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपसे बेस पे कहूं कि हमारे पास ये डोरेमोन लाइक एक स्ट्रक्चर है, बचपन में खिलौना हम लोग को मिलता था, और उसी टाइप का एक छोटा डोरेमोन है। अगर हम कहें दोनों को हमें लिफ्ट करना है, उठाना है, तो किसको उठाना ज्यादा आसान रहेगा और किसको उठाना कठिन रहेगा? तुम कहोगे कि सर ये बिग है, मटेरियल दोनों का सेम है और ये स्मॉल है, ठीक। तो यानी इसमें जो होगा ना, इसमें मास ज्यादा होगा और इसमें मास कम है। तो कहोगे सर इसको जो लिफ्ट करना है ना, इसको लिफ्ट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस वन। नहीं भाई, इसका मास तो ज्यादा है ना, तो इसको इजी नहीं, इसको लिफ्ट करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें मास कम है। अब अपनी ही बात से समझें, आप क्या कह गए कि सर इसको लिफ्ट करना ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि इसका मास जो है ना वो कम है। अच्छा, यानी इनर्शिया किसके थ्रू मेजरमेंट किया जा सकता है? मास। यानी हमारी लाइन क्या कहलाई
कि इनर्शिया क्या कहलाए, कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया को अगर हमें मेजर करना है तो ये इसको हम किसके थ्रू मेजर करेंगे, बाई मास। यानी हम कह सकते हैं मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मास। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक मान लो एक डब्बा है, ठीक, ये एक डब्बा है, एक डब्बा है, डब्बे का साइज बराबर है, और ये दूसरा डब्बा है, दोनों साइज में बराबर। इसमें हमने भर दिया कॉटन, इसमें भर दिया कॉटन, और इसमें भर दिया हमने सैंड, रेत भर दिया। तो किसको उठाना ज्यादा आसान होगा, ऑब्वियसली कॉटन को। क्यों, क्योंकि इसमें कम मास कंटेन किया होगा, जबकि रेत बहुत ठूस ठूस के भरा होगा। हाँ, अगर एक बात बताओ जरा, अगर हम कहें दोनों में 1-1 किलोग्राम रेत और 1 किलोग्राम कॉटन भर दिया, तो किसको ज्यादा उठाना आसान होगा, दोनों को बराबर, क्योंकि यहां अमाउंट मैंने 1 किलोग्राम, यानी मास ही तो है किलोग्राम, और मास दोनों बराबर हो गया तो दोनों का इनर्शिया भी बराबर। यानी इनर्शिया साइज को देख के हम नहीं बता सकते। बात समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं, वो छोटा है तो कम इनर्शिया, बड़ा है तो ज्यादा इनर्शिया। बड़ा सी एकदम बलून रख लो और एक छोटा सा आयरन का एक टुकड़ा रख लो, 5 किलोग्राम की बाट रख लो, तो बड़े से बलून को तो कहीं कंधे पे लादा लेके चलेगा, लेकिन वो जो आयरन की बाट रखी थी 5 किलोग्राम, उसको उठाते हालत खराब हो जाएगी, तो उसको उठा नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखने में छोटा है लेकिन उसमें मास पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा, इससे पहले अभी हम लोग टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। क्या होता है टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया यहां 3 टाइप का होगा, एक होगा रेस्ट का इनर्शिया, एक है मोशन का इनर्शिया, और एक है हमारे पास डायरेक्शन का इनर्शिया। ठीक, तो देखिए क्या हमने कहा, 3 तरह का इनर्शिया। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है, इसको मोशन में अगर लाना चाहोगे तो विरोध होगा, मोशन में है रेस्ट में लाना चाहते हैं तो इसका विरोध करेगी बॉडी, और अगर इसकी डायरेक्शन अचानक अगर बदल दिए तो भी इसको विरोध करेगी। तो इसका रेस्ट में है, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो, अगर हम कार के अंदर बैठे हैं, अचानक कार को चला दिया जाए तो क्या होगा, जैसे अचानक चलेगी हम पीछे की तरफ भाग जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्या समझो जरा, यहां पे अगर कोई पर्सन है, ये पैर ऐसे लटका के बैठा हुआ है, ये जब यहां पे इधर की तरफ मोशन हो गया तो हमारा लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, लेकिन ये जो हेड वाला पार्ट है वो कैसे है, रेस्ट में। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करेगा। विरोध क्या है, बॉडी आगे की तरफ जा रही तो इसका विरोध क्या होगा, पीछे की तरफ। यानी हमारा सर जो है वो किधर की तरफ जाएगा, बैक डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम बैठे हुए हैं उसी कार में, अब कार चल रही है, ठीक है, तो कार चल रही है, कार मोशन में है, ये ऑलरेडी मोशन में है, अचानक हम रेस्ट में आ गए, तो रेस्ट में आने पे हमारा अपर पार्ट तो क्या है, रेस्ट में, लेकिन ये अभी भी जो हमारा सर है ना, वो अभी भी किधर की तरफ है, मोशन में। ठीक, तो अब ये हमारा रेस्ट में रुकेगा, तो अब ये सर जो है एयर में पहले से मोशन में है, तो ये अपने अंदर होने वाले चेंजेस का विरोध करेगा, और अब हमारा सर किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। यानी ये आगे की तरफ हमारा सर जाके सीट से टकरा जाएगा। यानी ये बॉडी मोशन में थी और अपने रेस्ट में होने पे विरोध करती है, तो ये कहलाएगा मोशन का इनर्शिया। ठीक इसी तरह से अगर कार ऐसे मुड़ जाए, तो अगर कार इधर लेफ्ट में मुड़, इधर लेफ्ट में, तो जो पैसेंजर होते हैं
वो पैसेंजर्स किधर की तरफ चले जाएंगे, राइट में। तो डायरेक्शन बदलने पे भी जो बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है ये इसका विरोध करती है। तो कितने तरह से इनर्शिया की बात हुई, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इसी के बेस पे है हमारा न्यूटन्स लॉ, ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें 3 लॉ दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ। और थर्ड, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी क्या कहता है ये लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, फोर्स ना लगाया जाए, बॉडी जिस अवस्था में है ठीक उसी अवस्था में रह जाएगी। तो वैसे ही मेरे पास एक दिमाग में बात आती है कि सर अच्छा ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल पे मैंने लात मारा और धीरे 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 ये फुटबॉल यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद तो सर ये रेस्ट में हो गया। आप कह रहे हो कि नहीं, हाँ हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर इस पे दूसरा कोई बल काम ना कर रहा होता, जैसे ना ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हमेशा मोशन में ही रहता। लेकिन यहाँ पे कौन काम कर रहा, फ्रिक्शन, इसीलिए ये क्या होगा, रेस्ट में आ जाए। अगर ये फर्श पे होता, टाइल पे होता या कहीं ऑयल गिरा होता, ऐसी जगह होता, तो इसके कंपैरिजन में और दूर तक चला जाता और कोई फोर्स काम ना करता तो चला ही जाता, चलता ही रहता, रुकता ही नहीं। और यही बात कही थी न्यूटन जी ने अपने पहले लॉ में। तो बेटा इसके बाद हमें पढ़ना है दूसरा लॉ, और उसमें न्यूमेरिकल की बात आती है। यहां से हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आने वाले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड लॉ जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम। वहां बहुत सारे न्यूमेरिकल और तरह तरह की चीजें हैं। वेक्टर का थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आगे लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मजा आया तो जबरदस्त लाइक करो, कमेंट करो और अपने कुछ सजेशन बताओ कि हम आपको और क्या क्या चीजें दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। वैसे ही वीडियोस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ मजेदार फैक्ट्स लेकर मैं आपके पास आऊंगा। तो बस मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।